वेलकम टू गोयल आईएएस। तो जैसा कि आप जानते हैं सीईटी की तैयारी कराई जा रही है आपको, और 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम तीसरे लेक्चर पे चर्चा करेंगे। चार्टर एक्ट 1813 तक हमने कर लिया है, आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1833 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हमने देखा था, पिट्स इंडिया एक्ट देखा, फिर कहीं ना कहीं जो हमारा चार्टर एक्ट 1813 आपको मैंने दिखाया, कहीं ना कहीं 1813 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की रिलेटेड टू ट्रेडिंग, उसका जो एक मोनोपोली थी उसको एंड किया गया बिकॉज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, सेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसीजर शुरू किया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं फाइनलाइज किया जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अर्थात जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 प्रेसिडेंसीज थी भारत में, एक मद्रास में थी, एक बॉम्बे में थी और एक कलकत्ता में थी, बंगाल जिसे कहते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने बताया था आपको कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, यानी कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। परंतु अभी भी जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं और जो गवर्नर ऑफ मद्रास हैं, उनके पास उनकी व्यवस्थित माफ कीजिएगा उनकी विधायिका शक्ति अभी भी उनके पास है। परंतु अभी चार्टर एक्ट 1833 से क्या होने वाला है, जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हैं उनकी जो विधायिका शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है, उसे छीन लिया जाएगा और केवल एकमात्र जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनको दे दिया जाएगा, और यहीं से वो कहलाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं विलियम बेंटिक। आई रिपीट, पहले बने विलियम बेंटिक। तो वही चीज़ हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण का ये एक अंतिम चरण था। जैसे कि मैंने बताया कि केंद्रीकरण का यानी कि पूरी की पूरी जो विधायिका शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है, वो किसको मिलने वाली है, बंगाल के गवर्नर जनरल को, और इसीलिए वो कहलाएगा अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला कौन बना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, राइट। अब यानी कि जितने भी भारत में लॉ मेकिंग पावर्स होगी वो किसको चली गई है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल को। और ये काउंसिल तो वही है, मैंने आपको बताया था, जिसकी शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुई थी, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था और उसमें 4 सदस्य दिए गए थे, राइट। तो यहां पर देखिए इस एक्ट के द्वारा तो फर्स्ट टाइम हमें दिख रहा है, पहली बार हमें दिखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे आजकल आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो केंद्र में काम करती है और जो कानून बनाती है वो पूरे भारत में लागू होते हैं। तो इसी तरह का हमें एक व्यवस्था हमें दिखती है कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जो कि बंगाल में बैठते हैं, अब वो कोई भी कानून बनाएंगे तो वो कानून संपूर्ण भारत में लागू होगा, और किसी के पास तो शक्ति रही नहीं कानून बनाने की, राइट। तो इसीलिए इससे पहले के जो एक्ट बनते थे उनको ज़्यादातर रेगुलेशन का दर्जा मिला हुआ था, पर जो अब जो एक्ट बनेंगे इसके अंतर्गत इनको दर्जा मिलेगा अधिनियम का। कानूनी जो एक कानून होता है, कानून के तो अलग अलग रूप होते हैं, जैसे एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश भी कानून होता है, एक अधिनियम भी कानून होता है, संविधान में लिखे गए नियम भी कानून होते हैं। तो कानून के अंतर्गत ये सभी जो मैंने आपको बताया, जैसे अध्यादेश, अधिनियम, रेगुलेशन, ऑर्डर, ये सब आपके कानून के अंतर्गत एक श्रृंखला में होते हैं। मतलब कौन किससे ऊपर होगा ये पहले से निर्धारित होता है। यानी कि कोई ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसके समक्ष अधिनियम आ जाए तो अधिनियम जीतेगा। अगर सामने अधिनियम है और आगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक नियम है, तो इस अधिनियम को नीचे कर दिया जाएगा और कौन जीतेगा, संवैधानिक नियम। इसीलिए हम संविधान को एक फंडामेंटल लॉ कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कानून, जिसे हिंदी में विधि कहते हैं, विधि के अंतर्गत तो काफ़ी इसके रूप होते हैं, जैसे अध्यादेश हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, जैसे अधिनियम हो गया, जैसे आप एक्ट कहते हैं, जैसे ऑर्डर हो गया, ठीक है, आदेश, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। पर इनकी एक श्रृंखला होती है, इनकी एक प्रायोरिटी होती है, राइट। तो इसलिए मैंने बोला कि अब चार्टर एक्ट 1833 से पहले जो ये एक्ट पास करते थे, जो कानून बनाते थे, उनको जो दर्जा मिला था वो रेगुलेशन का मिला था। परंतु अब से 1833 से या इसके पश्चात अब जो भी एक्ट बनाए जाएंगे, जो भी कानून बनाए जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, वो एक रेगुलेशन नहीं कहलाएंगे, वो एक अधिनियम कहलाएंगे। यानी कि ज़्यादा मजबूत हो गया है। और भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आजकल आपको दिखती है, जो पूरे भारत में नियम बना सकती है, उसका जो जेनेसिस है, उसका जो बीज है, वो आपको यहाँ दिखता है इस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, लॉ अंडर प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशंस while those under charter act 1833 were called acts। तो आप समझ रहे हैं, रेगुलेशन और एक्ट्स ये दोनों ही कानून के अलग अलग रूप हैं, पर ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट है वो कौन सा होता है, अधिनियम होता है, जिसे हम एक्ट्स कहते हैं, राइट।
और देखते हैं और इसमें क्या किया है। यहाँ पर देखिए अब हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया है। याद करिएगा पिट्स इंडिया एक्ट में हमने देखा था, जिससे मैंने कहा था यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784, यानी कि जो कॉमर्शियल मैटर है वो देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो इसके अलावा जो मुद्दे हैं मिलिट्री है, रेवेन्यू है, ये कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं अब चार्टर एक्ट 1833 से जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे बाकी सब अधिकार छीन लिए गए हैं, केवल अब वो एक प्रशासनिक निकाय की तरह काम करेगा। प्रशासनिक निकाय मतलब होता है जहां पर आप कानून नहीं बना सकते हैं, बस आपका काम होगा कानून को लागू करने का, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर ट्रेड विद इंडिया वाज ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट, ठीक है, ये पहले भी हो चुका था, मैंने आपको बताया था 1813 से ये हो गया था। आगे देखिए, इट अटेम्प्ट टू कोडिफाई ऑल द इंडियन लॉज, उसको कोडिफाई करने की बात की गई। अब कोडिफाई का क्या मतलब होता है, कोडिफाई का मतलब होता है जिसमें आजकल जैसे बीएनएस होता है, भारतीय न्याय संहिता, या जो पहले आईपीसी कहलाता था, इंडियन पीनल कोड, वहां पर देखिए कोडिंग होती है। जैसे आज के समय में मैं कह रहा हूं जैसे रेप है, रेप अगर आप बीएनएस में पढ़ते हैं तो रेप कहां परिभाषित है, वो है सेक्शन 63 में। उसका दंड कहां परिभाषित है, सेक्शन 64 में। तो कितना दंड होगा, क्या होगा, तो ये सब कोडिफाइड है, ये कोड आपको 64 में मिलेगा। तो ये कोशिश की गई थी पहली बार कि भारत के जितने भी लॉ हैं उसको कोडिफाई करने की कोशिश की गई, क्योंकि उनको नियमबद्ध करने की बात की गई, जो भारत में आगे चल के भारत के ही बहुत काम आता है, ठीक है। और इसमें भारत में बुलाया जाता है उस समय के जो सबसे फेमस पर्सनैलिटी हैं, प्रख्यात व्यक्ति हैं, जिनको कहा जाता है लॉर्ड वेलिंगटन मैकॉले। और हम सभी जानते हैं आईपीसी को बनाने वाले हैं लॉर्ड मैकॉले, तो लॉर्ड मैकॉले को बुलाया जाएगा, राइट। तो यहां पर देखिए, डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू सेट अप इंडियन लॉ कमीशन, तो इस कमीशन के चेयरमैन कौन होने वाला है, मैकॉले होने वाला है, मैकॉले। कोडिफाई करने की बात की जा रही है, लॉस को कोडिफाई करें, कोडिफाई करके ये फायदा हो जाता है कि डिस्प्यूट कम होते हैं, क्योंकि भारत जैसा देश जहां पर अलग अलग धर्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, मुस्लिम्स हैं, और हिंदुइज्म में भी क्या है आपको पता है, वर्ण प्रथा है, जो जातिबद्ध है, कास्ट सिस्टम है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था। तो क्यों ना इसको कोडिफाई किया जाए जिससे कि शांति बनी रहे, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये पहली बार कोशिश की गई कि भारतीयों को भी ओपन कंपटीशन, जो आपकी उस समय की कोवेनेंट सर्विसेज होती थी, कोवेनेंट मतलब आप उसको समझ सकते हैं आजकल की जो हायर सिविल सर्विसेज होती है उसको कोवेनेंट कहते थे। इनकी नियुक्ति ज़्यादातर लंदन से ही होती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था इसकी नियुक्ति, और इसमें कोई इस तरह का पेपर तो होता नहीं था, परंतु पेपर होता भी था तो उसमें भारतीयों को अलाउ नहीं किया जाता था। तो इसलिए भारतीयों की तरफ से लगातार इसमें आवाज़ उठाई जाती थी। इसीलिए इस अधिनियम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये नियम डाला गया कि भारतीयों को भी जो कोवेनेंट सर्विसेज हैं, यानी कि जो सिविल सर्विसेज हैं, उसमें शामिल किया जाए। तो ये नियम इसमें लिखा गया, परंतु ये बात याद रखेगा, ये इसको कभी भी प्रैक्टिकल रूप नहीं मिला। थ्योरी में तो था ये, पर इसको प्रैक्टिकल रूप नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको अपोज कर दिया था, तो इसलिए कभी लागू नहीं हुआ, राइट। अब देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कानून बना रही है भारत के लिए, ये बात सत्य है, पर इम्प्लीमेंट तो उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही कर रहा ना, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास अभी पावर है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसी ने बनाई है, और ईस्ट इंडिया कंपनी अभी सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो शासन कुछ भी नियम बना ले, अगर उसे प्रशासन लागू नहीं करेगा तो उसका कोई महत्व थोड़ी ना होता है। तो यही हुआ, शासनिक तौर पे तो इसको लागू करने की बात की गई चार्टर एक्ट 1833 से, परंतु प्रशासनिक स्तर पे आप देखेंगे इसको कभी लाया नहीं गया। तो अंत में हम कह सकते हैं कि कभी ओपन कंपटीशन लागू ही नहीं हुआ चार्टर एक्ट 1833 के पश्चात, राइट। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए, अब हमारा, मैंने कहा था हर 20 साल में आपका चार्टर एक्ट आ रहे थे, तो अब हम देखेंगे अब 20 साल बाद, मतलब 1833 के 20 साल बाद 1853, और 20-20 साल मतलब 20 साल का गैप इसलिए होता था क्योंकि हर चार्टर एक्ट में, चाहे वो 1793 था, चाहे वो 1813 था, चाहे वो 1833 है, तो इनके बाद लिखा जाता था कि अगली बार 20 साल बाद दोबारा से इसको रिन्यू किया जाएगा, और 20 साल तक जो ये देखेगा प्रशासनिक कार्य जो भी करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, राइट। तो इसीलिए अब हम सीधे जाएंगे 1853 में जंप करेंगे। अब देखिए 1853 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक जेनेसिस दिखेगा, एक बीज दिखेगा किसका, जो आज हमारी एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसे आप पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ आज वर्तमान में जो संसद आपको दिखती है उसकी जो नींव है वो कहीं ना कहीं इसी एक्ट ने रखी है। किसने, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसने कहीं ना कहीं हमारे जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, और हमने क्या देखा कि साथ में
एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जोड़ा गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, 4 सदस्य थे इसमें। अब यही एग्जीक्यूटिव, नाम तो इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, परंतु यही एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का भी काम करती थी और एग्जीक्यूटिव का भी काम करती थी। आज भी आपको दिखता है, वर्तमान में देख लीजिए, एक जो मंत्री होता है, अगर वो केंद्र का मंत्री है तो एमपी भी तो है, वो तो एमपी होने के नाते वो लेजिस्लेटिव का पार्ट है और मंत्री होने के नाते वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जुड़ी गई थी, याद रखिएगा, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 4 सदस्य जोड़े गए थे, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करते थे, राइट। अब आगे चल के क्या हुआ, देखिए कभी भी ये तो आपको पता ही होगा कि हमेशा जो समाज होता है, समाज एक संतुलन है। जितने भी फिलोसफर आए हैं उन्होंने हमेशा चिंतन, अगर मैं एक राजनीतिक दृष्टिकोण को देखूं तो एक हमेशा जितने भी फिलोसफर आए हैं उनका चिंतन रहा है एक संतुलन बनाने में, अधिकारों और शक्तियों के बीच में। अधिकार जो आम लोगों के पास होते हैं और शक्ति जो राज्य के पास होता है। अब ये राज्य कोई राजा भी हो सकता है एक, या कोई कुलीन वर्ग भी हो सकता है, ये एक लोकतांत्रिक सरकार भी हो सकती है, राइट। तो मैंने क्या बोला, जितने भी चिंतक आए हैं, जितने भी फिलोसफर आए हैं, उन्होंने हमेशा इसका जिक्र किया है कि ये जो शक्ति और अधिकारों का संतुलन हो वो कैसा हो, क्योंकि समय की मांग इसको कहीं ना कहीं इस बैलेंस को कम ज़्यादा करती है। जैसे वर्तमान में आप देखिए, अगर आपातकाल की स्थिति हो जाए, भारत में कोई आंदोलन हो जाए और हथियार उठा लें, तो यहाँ पर आपको पता है कि भारत में क्या होगा कि फिर अधिकारों को शून्य कर दिया जाता है। अब शून्य से मेरा मतलब बिल्कुल नलिफाइड नहीं है, शून्य से मेरा मतलब है काफ़ी हद तक कम कर दिया जाता है और शक्ति को बढ़ा दिया जाता है। जैसे अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पर लोगों ने हथियार उठा दिए, तो हमारे संविधान हमें ये शक्ति देता है, राज्य को ये शक्ति देता है कि वो अनुच्छेद 352 का आह्वान कर सकते हैं। दे कैन प्रोवोक आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। और आपको पता है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है ना। तो शक्ति बढ़ गई है, अधिकार कम हो गए। तो परिस्थिति के अनुसार हमेशा ये संतुलन को देखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी चिंतक आए हैं उन्होंने हमेशा इस संतुलन पे चर्चा करी है, चाहे वो थॉमस हॉब्स हैं, चाहे वो लॉके हैं, चाहे वो रूसो हैं, जो भी आए हैं, राइट। तो यहीं पर ये बात समझने वाली बात है कि अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए एग्जीक्यूटिव के पास ही लेजिस्लेटिव शक्ति है। तो इसमें क्या होता है, राज्य के पास, यानी कि जो राज्य को रिप्रेजेंट कर रही है सरकार, अगर उसके पास सारी शक्तियां हों, जुडिशियल भी उसके पास है, एग्जीक्यूटिव भी उसके पास है, लेजिस्लेटिव भी उसके पास है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, वो राज्य निरंकुश हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है शक्तियों में, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये मांग उठ रही थी भारत में कि इनको अलग अलग किया जाए, एग्जीक्यूटिव अलग किए जाए, लेजिस्लेटिव अलग किए जाए, जो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की नींव भी होती है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव्स। तो यहाँ पर पहली बार हमें दिखता है कि फिर ये एक नई काउंसिल यहाँ पर बनाई जाएगी, गवर्नर। अब तो यहाँ पर 1853 में तो हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे, क्योंकि 1833 से क्या बन गया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ठीक है भाई साहब, अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी एक नई, उसमें 6 सदस्य जोड़े गए, ठीक है। और एक क्या कहलाई, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि सेंट्रल लेवल पे बनाई गई, क्योंकि उसमें भी हमारे प्रांत भी थे और सेंट्रल भी था, प्रांत और सेंट्रल। तो सेंट्रल लेवल पे बनाई गई, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ इसको जोड़ा गया, क्योंकि प्रांतों में तो केवल गवर्नर थे, जो भी ब्रिटिश प्रोविंस थी वहाँ पर तो गवर्नर थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहाँ बैठता था, बंगाल में, वो एक सेंटर था। तो वहाँ पर जोड़ा गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आगे चल के क्या बनेगा, यही आगे चल के एक तरह से पार्लियामेंट का रूप लेगा। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हो गई। इसीलिए हम पढ़ते हैं, जब हमारा संविधान बन रहा था तो मॉडर्न डेमोक्रेसी मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के 2 वर्जन थे, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एक था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो भारत के लोगों ने, भारत के जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को चुना। क्यों? क्योंकि हमें इसका काफ़ी अनुभव था। आप देख लीजिए 1853 से ये शुरू हो गया है और 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, तो हमने ऑब्वियसली इतने सालों का अनुभव था, तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया, राइट। ये आप देखेंगे। और आगे क्या है देखते हैं, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ध्यान से समझने वाली बात है, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अलग की गई थी, भारतीयों की तरफ से मांग उठ रही थी कि हमें शामिल किया जाए। जो कानून बनाने की जो व्यवस्था है, जिसे आप विधायिका कहते हैं, ये व्यवस्थापिका कहते हैं, वहाँ पर हमें शामिल किया जाए। तो इस बात को रखते हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग की गई और इसी एक्ट में, चार्टर एक्ट 1853 में,
भारतीयों को शामिल करने की बात की गई। पर देखो ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पर एक तरह से धोखा था। क्या धोखा था कि यहाँ पर लिखा था कि लोकल प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन होगा, लोकल प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन होगा, लोकल लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। मतलब हम लंदन से कोई आके नहीं बैठेगा, भारत के प्रांतों को ही, जो भारत के प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उसको बैठाया जाएगा। और रिप्रेजेंटेशन तो अंग्रेजी करते थे, भारत के जो प्रांत थे उनका रिप्रेजेंटेशन यानी कि गवर्नर कौन थे, अंग्रेजी तो थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग अंग्रेज को ही बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, लोकल प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन लिखा है, ठीक है, इंडियन नहीं लिखा है स्पेसिफिकली, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ये सब के सब अंग्रेज थे, ठीक है। तो इवेंचुअली आपको ये समझना है कि इंडियन को नहीं जोड़ा गया, इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंडिया में जो रहते थे अंग्रेज, उनको जोड़ा गया। आगे देखते हैं, 1833 में मैंने आपको बताया था कि प्रशासनिक वे, माफ कीजिएगा, शासनिक तौर पे तो ये कहा गया था कि ओपन कंपटीशन में भारतीयों को शामिल करना है, परंतु मैंने कहा था प्रशासनिक यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ऑब्जेक्शन कर दिया था, तो वो कभी भी लागू हुआ ही नहीं, क्या ओपन कंपटीशन में भारतीयों को शामिल करने वाली बात। तो जब वो नहीं लागू हुआ तो अगले 20 साल तो काफ़ी आक्रोश हुआ। तो इस बार आपको दिखेगा कि ओपन कंपटीशन में भारतीयों को शामिल किया जा रहा है। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। अब सिविल सर्वेंट में ओपन कंपटीशन होगा। पहले तो मैंने कहा था नॉमिनेशन के थ्रू हो जाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर देते थे, पैसा वैसा लेते थे, कर देते थे। तभी जो भारत में लोग आते थे वो काफ़ी करप्ट फॉर्म के आते थे। मैंने बोला था ना, जब वो उन पे केस चलता था तो उनको जैकॉब बोलते थे। जैकॉब, जैकॉब एक अच्छा टाइटल नहीं है, यह है भ्रष्टाचारी। उन पे केस चलता था जैकॉब के नाम से, क्योंकि आप पैसा देके आप आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप उस पैसे को रिकवर करोगे ना, तो भ्रष्टाचार करोगे। अब ओपन कॉम्पिटिशन की और भारतीय को भी इसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस होगा। पर समझने वाली बात है कि अभी भी भारतीय खुश नहीं है, उनको अभी भी मुसीबत है, क्योंकि पेपर देने अभी भी लंदन जाना है। जैसे आजकल तो हमारे घर पे ही सेंटर होते हैं, हमारे स्टेट में ही सेंटर होते हैं, पर इमेजिन करिए अब आप अलाउ तो हैं, पर आपको जाना है लंदन पेपर देना, उसमें शिप से जाना कितना महंगा पड़ता होगा, और भारत की आर्थिक स्थिति आप जानते ही हैं, तो बड़ा मुश्किल था। और इससे रिलेटेड भी जो हमारे एक जो आयोग बनाया गया, किस तरह से क्या क्वालिफिकेशन होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, जो एक आयोग बनाया जाता है जब भी कोई नया संगठन, नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट कमेटी या कमीशन बनाया जाता है उसको भी बनाया गया, और उस कमीशन को भी, उस कमेटी को भी लीड किसने किया, मैकॉले ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1854 में कमेटी बनाई गई। आगे देखिए, इट एक्सटेंडेड कंपनीज रूल एंड अलाउड इट रिटेन पोजीशन। अब देखिए मैंने कहा था कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ट्रस्ट की तरह काम करने लग गई थी, ट्रस्ट की तरह काम करने लग गई थी भारत में जो भी इनका पोजीशन था, ठीक है। अब किसके ट्रस्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रस्ट की तरह काम कर रही, यानी कि असल में कौन ओनर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इट एक्सटेंडेड कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब देखिए मैंने कहा था हर चार्टर एक्ट में ये लिखा रहता था अगले 20 सालों तक, अगले 20 सालों तक कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रस्ट की तरह काम करेगी। परंतु इस वाले एक्ट में ये 20 साल नहीं डाला, ये तो लिखा कि उनका पोजीशन रहेगा एज अ ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, परंतु ये समय काल नहीं डाला, 20 साल नहीं डाला। तो ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन था कि कंपनी रूल को अब कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कभी भी इसे टर्मिनेट किया जा सकता था। तो ये पहले से डिसाइडेड था, और ऊपर से आपको पता ही है समय में क्या हुआ, आगे चल के समय में एक आंदोलन होगा जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं, वो होने वाला है, राइट। अब देखिए आगे स्टोरी ये होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया 1853 में कहीं पर भी ये क्लॉज ने लिखा था कि अगले 20 सालों तक, जो मैंने कहा था हर चार्टर में लिखा हुआ था, 1853 में बस ये लिखा हुआ है कि अभी ट्रस्ट की तरह काम करेंगे, साल मेंशन नहीं करे। और इवेंचुअली क्या होता है आगे चलकर, एक क्रांति होती है 1857 की, जिसमें पहली बार देखा गया कि अधिकतम भाग, भारतीयों का अधिकतम भाग एक हो गया था, हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे। हाँ वो बात अलग है, प्रिंसली स्टेट या अपनों ने ही धोखा दिया, वो बात अलग है, परंतु एक इसको एक सकारात्मक पहलू से मैं देखूं तो इसमें दो पहलू मुझे दिखाई देते हैं। पहला, हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए थे, और दूसरा जो महिलाएं थी, पहली बार हमें दिखता है कि महिलाएं का जो भागीदारी है वो आंदोलन से जोड़ी गई, क्योंकि इसमें महिलाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। रोटियों के अंदर जो संदेश होते हैं उसको इधर से उधर ले जाया गया, तो महिलाओं की जो एक एक चित्र था समाज में कि वो आंदोलन नहीं कर सकती, वो बदला, वो धारणा, वो नोशन बदला। चलिए आइए देखते हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया जाएगा, और इसमें नाम ही देखिए, अब ये चार्टर एक्ट नहीं आ रहा, नाम क्या आ रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अब इतने लोग भड़क गए थे। चलो वो दबा तो दिया था, ये रिवॉल्यूशन कहूँगा मैं, क्रांति जो दबा दी थी, अब इसको कहीं ना कहीं
नाम देके ये जस्टिफाई किया गया, अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया जा रहा है, इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। देखिए अभी तक तो चार्टर एक्ट थे, पर इंडिया को पहली बार रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। कौन से एक्ट के द्वारा? 1858। तो देखिए इसमें जो भी गलतियां थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट किसको ब्लेम कर देगी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के ही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ये इसी ने सारा गड़बड़ करी है इस तरह से। तो देखिए अब क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को निकाला जाएगा, पर क्या सच में निकाला गया? क्या सब्सटेंशियल रूप में निकाला गया या खाली एक थ्योरी थी? आइए जरा देखते हैं। तो यहां पर क्या दिखेगा आपको, यहां पर देखिए जो कंपनी का जो रूल है उसको एंड कर दिया गया, ठीक है, एज अ गवर्नमेंट, एज अ टेरिटरीज, एज अ रेवेन्यू, मतलब जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कहीं ना कहीं टर्मिनेट किया गया और जिम्मेदारी इन पे दे दी गई कि इन्हीं की वजह से शोषण हुआ आपका, भारतीयों से कहा जा रहा है आपका शोषण इनकी वजह से हुआ। अब आप पे डायरेक्ट कंट्रोल जो किया जाएगा वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। बीच में हमें ट्रस्ट नहीं चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रस्ट काम नहीं करेगा, हम डायरेक्ट आपको रूल करेंगे, राइट। अब यहां पर देखिए काफी ज्यादा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, क्योंकि मैंने बताया था आपको चार्टर एक्ट 1833 से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, पूर्ण प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। तो सारी की सारी जिम्मेदारी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में डाली। तो यहाँ पर क्या देंगे कि अब हम जो प्रशासनिक जो तंत्र है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसको सुधारेंगे। तो ये बात उठी। अब इसमें क्या क्या हमें दिखता है? सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने इट एंडेड द सिस्टम ऑफ, इसको डबल गवर्नमेंट से बेटर आपने ड्यूअल गवर्नमेंट कहना चाहिए, क्योंकि याद करिए पिट्स इंडिया एक्ट से ड्यूअल गवर्नमेंट आ गया था। क्योंकि डबल गवर्नमेंट तो आपकी दीवानी और निजामत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो रॉबर्ट क्लाइव वाली बात मैंने बताई थी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 से दीवानी अधिकार वाली मैंने बात बताई थी, उसको हम डबल कहते हैं। और जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से आया था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वो था ड्यूअल। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इट एंडेड ड्यूअल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब इनका जो एक सिस्टम था कि भैया कॉमर्शियल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, बाकी चीज़ें बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सुपरवाइज करेगा, इस तरह से अब ये पूरा का पूरा खत्म कर दिया, ठीक है, यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। अब इन्होंने सबसे पहले तो एक नया ऑफिस क्रिएट किया, वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बिल्कुल डेडिकेटेड कर दिया इंडिया के लिए। वो इंडिया के मैटर्स को देखेगा, वो हमेशा अवेलेबल किसके लिए रहेगा? इंडिया के लिए। क्योंकि देखो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो कैबिनेट लेवल का आदमी है। अब कैबिनेट लेवल आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा पद होता है, उसमें आदमी के पास बतेरे काम होते हैं। तो इसीलिए भारत की इंपॉर्टेंस को समझते हुए एक पर्टिकुलर कैबिनेट का आदमी डेडिकेटेड कर दिया है भारत के लिए, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी बात भी है। क्योंकि अब भारत की कोई भी गलत दुर्गति की जाएगी तो वो सीधे संज्ञान में होगा, कैबिनेट लेवल के कॉग्निजेंस में होगा। तो इसलिए याद रखिएगा एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया जो बैठेगा लंदन में ही, और एक कैबिनेट लेवल का आदमी है, राइट, और इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी और कंट्रोल होगा ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ओके। और आगे देखिए यहां पर क्या है कि अब जो हमारा जैसे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अब उसको उस पद को खत्म किया जाएगा। याद रखिएगा मैंने बोला पद को खत्म किया जाएगा, पोस्ट को एंड किया जाएगा, और एक नया पोस्ट आएगा, वो है वाइस रॉय। और इसीलिए पहले वाइसरॉय जो बने हैं वो बने हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन बने हैं? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग्स, एस लगता है इसमें, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग्स जो है, अब ये एस लगा रहा हूं, इसको प्लूरल मत समझिएगा, ये इनका ट्रेडिशन है, ठीक है। अपने आप को ज्यादा टैक्स देता हूं, है ना, तो मैं एक नहीं हो सकता, इस तरह से इनका ट्रेडिशन था, तो इसलिए एस लग जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना कि सर ने नेम में एस क्यों लगा दिया। तो लॉर्ड कैनिंग साहब क्या बने? हमारे पहले वाइसरॉय। अब ध्यान से समझने वाली बात है, लॉर्ड कैनिंग ही आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। क्या कहा मैंने? लॉर्ड कैनिंग ही आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि पोस्ट बदली गई, आदमी नहीं बदला गया, आदमी वही है, अभी आदमी वही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब यानी कि ये बना है वाइसरॉय। अब ये वाइसरॉय किसको रिपोर्ट करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। इसलिए आगे चल के जो मैं एक्ट पढ़ाऊंगा अभी आपको, जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो जो थे वाइसरॉय थे। आगे देखेंगे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, चैम्सफोर्ड कौन थे? वो वाइसरॉय थे। तो इसीलिए, राइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया। तो हमने क्या देखा कि इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है वो कितना इंपॉर्टेंट था, कि पहली बार हमें पार्लियामेंट जो है भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसका हमें बीज जेनेसिस दिखता है कहाँ पर? 1853 वाले में। और 1858 में तो हमें क्या दिख रहा है कि एक प्रशासनिक तौर पर बहुत सुधार किए गए। अब वो सुधार केवल थ्योरेटिकल थे, सब्सटेंटिव तो नहीं थे। हाँ, जैसे थ्योरेटिकली ये था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेडिकेटेड कर दिया गया है भारत के लिए, ठीक है, कैबिनेट लेवल का आदमी है,
और भारत में कहीं ना कहीं पोस्ट खत्म की गई वाइसरॉय की, माफ़ कीजिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म की गई और उसको क्या बना दिया गया, वाइसरॉय। और वाइसरॉय किसको रिपोर्ट करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ना होता है, कॉन्सेप्चुअली हम जितना अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाते हैं। अब देखिए, ये आपने लेक्चर देखा, तो मैं जो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपने देखा ही होगा प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, सिविल सर्विसेज के लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा इतना डेप्थ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आइए देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से अचीवमेंट हुए हैं लोगों के, ये हमारा एक पोटेंशियल है जिसकी ऑथेंटिसिटी हम ऐसे करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में तो हर कोई अपनी तारीफ करता है, राइट। और देखिए, ये आपको जो सीईटी का कोर्स है हमारा सर्वज्ञान 2026 वाला, ये आपको मात्र पड़ेगा 4,999 का 50% डिस्काउंट के बाद। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये बात आपने याद रखनी है। और अगर आपने केवल टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी मात्र आपको कितने की पड़ेगी, 1,499 की। आप देख सकते हैं कितने जेन्युइन प्राइस है, राइट, इस पर आपने ध्यान देना है। तो सीईटी का आपने देखा, तो यहीं से मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा, तो यहीं से साइन आउट करते हैं। जय हिंद। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप देख पा रहे होंगे किस लेवल का ये लेक्चर आपको दिया जा रहा है। जो मेरा अनुभव है, जो मेरी मेंस राइटिंग का अनुभव है, जो इतने पढ़ाते हुए मुझे अनुभव हो गया, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गोयला IAS, इसको सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जो भी कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर की जाती है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि सूचना का अभाव के कारण हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये जो हमारा डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है वो आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब